हाय गाइस। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब सेशन। आई होप आप सब लोग ठीक होगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। सो गाइस, आप लोग हमारे साथ इस यूट्यूब सेशन में जुड़े रहिए, क्योंकि हम लोग इस सेशन में अपकमिंग यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2023 के लिए जितने भी हमारे 2010 से लेकर 2023 तक ज्योग्राफी के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे गाइस। तो आप लोगों को पता है कि हम जितनी भी प्रिपरेशन करते हैं उसमें एमसीक्यू सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन लगाना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लोग प्रैक्टिस मतलब अपनी स्टडी के साथ साथ एमसीक्यू लगाते हैं तो आप अपनी तैयारी को अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में 2 स्टेप आगे ले जाते हो। तो अजय सर के स्पोर्ट से हम ये सब क्लासेस लेके आ रहे हैं। सो गाइस, आज हम अपना यूट्यूब सेशन आज से शुरू करेंगे। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाएंगे। वो एक दो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा देते हैं, फिर बीच में ही छोड़ देते हैं। सो यहाँ इस सेशन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला गाइस। यहाँ पर हम पूरे 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों को पता है कि नेट जीआरएफ का जो एग्ज़ाम का लेवल है वो मतलब हर ईयर इतना टफ होता जा रहा है, तो उसके लिए आप लोगों को हमारे साथ मिलकर डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम और आप लोग दोनों मिलकर डबल मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली इस ईयर आप लोग भी अपना जीआरएफ निकाल लेंगे। सो गाइस, आपको और हम लोगों को मिलके इस बार और भी ज़्यादा मेहनत करनी है और डेफिनेटली हम अपना जेआरएफ इस बार निकाल लेंगे। सो गाइस, ज़्यादा देर नहीं करते, मैं अपना सेशन स्टार्ट करती हूँ। आज के जो पीवाईक्यू हम सॉल्व करेंगे जो ज्योग्राफी में प्रीवियस ईयर में आए हैं। सो गाइस, एक बार एक आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन थी। सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो हम ये पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं, ये अजय सर की एक बुक आई है, ए विक्टर ज्योग्राफी, भूगोल के लिए। मतलब इसमें आपको 10,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। और वो खाली क्वेश्चन नहीं दिए, इसमें आप लोगों को वो क्वेश्चन बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ दिए हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड हो सके। आप मतलब यूजीसी आपसे क्या डिमांड करता है आप उसको समझ सको और अपना मतलब जो बेस है उसको बहुत ही अच्छा और अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर सको। सो गाइस, आपको स्क्रीन पे ये बुक विजिबल हो रही होगी, आप देख सकते हो ये बुक। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप इसको परचेज कर सकते हो। सो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं गाइस। चलिए। ओके। सो गाइस, ये आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है ये। मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देती हूँ क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन ये 2014 में आया था यूजीसी नेट एग्जाम में। ये क्वेश्चन था कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के समर्थन में क्या साक्ष्य हैं। सो गाइस, हमारा ये रहेगा कि मैं आपको ईच क्वेश्चन के साथ 30 सेकंड का टाइम दूंगी। आप लोग खुद से पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते तो बहुत ही अच्छा है, कि आपकी प्रिपरेशन एक अच्छी डायरेक्शन में चल रही है। और अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते तो मैं आपको फिर बाद में वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। ओके। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। आपको 30 सेकंड मिलेंगे ईच क्वेश्चन के साथ। ओके गाइस, तो आप लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा। जिन्होंने भी अपना आंसर दिया है, ठीक है। और जो लोग इसका आंसर नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। तो गाइस, हमारा क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के समर्थन में क्या साक्ष्य हैं। तो गाइस, आप लोगों को पता है कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर का है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3,
एक है जिग्सा फिट और दूसरा है विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म। तो चलो गाइस, मैं आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ एक बार। तो देखिए, ये है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम दिसंबर 2014 में आया था। आप लोगों को मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक एल्फ्रेड वेगनर द्वारा 1912 में दिया गया था। और यह सिद्धांत जो हमारा मतलब कॉन्टिनेंट और ओशियन की जो डिस्प्लेसमेंट होती है महाद्वीप और महासागरों के विस्थापन से संबंधित है। सो गाइज, आई होप आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसका सही उत्तर दिया होगा। अगर आप लोगों का सही उत्तर नहीं भी हो रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस सेशन में हमारे साथ जुड़े रहिए। डेफिनेटली जब ये सेशन हमारा कंप्लीट होगा ना और हमारी 10,000 क्वेश्चन की सीरीज होगी, आप लोग देखेंगे कि आप जो बाकी स्टूडेंट हैं उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। ओके गाइस, सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये। इस पे भी मैं आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम दूंगी। आप 30 सेकंड में अपना क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगी क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन, ओके गाइस, आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि वैगनर का प्रवाह सिद्धांत मुख्य रूप से निम्नलिखित को स्पष्ट करने के लिए निरूपित किया गया था। आपका ऑप्शन वन है हिमयुग, ऑप्शन टू है स्थल आकृतियों का विवरण, और ऑप्शन थ्री है मुख्य जलवायु परिवर्तन, और ऑप्शन चार है आप लोगों का तटीय प्रदेशों की भूवैज्ञानिक समानताएं। तो गाइस, इसका सही उत्तर है ऑप्शन थ्री, मुख्य जलवायु परिवर्तन। सो गाइस, आप लोग इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखिए, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो देखिए गाइस, अल्फ्रेड वेगनर ने जो अपना मतलब कॉन्सेप्ट दिया था वो मेनली जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड था। तो ये क्वेश्चन हमारे 2013 के यूजीसी नेट एग्जाम में आया था। एल्फ्रेड वेगनर ये एक प्रसिद्ध भूगर्भ एवं जलवायु भूगोलवेता थे। इन्होंने 1912 में जलवायु परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया विद्यमान था और कार्बोनिफेरस युग के उत्तरार्ध में पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हो गया था। जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का विभाजन हुआ था। आई होप गाइस आप लोगों को आइडिया होगा, आप लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि एल्फ्रेड वेगनर ने बताया था कि पेंजिया है वो एक सुपर कॉन्टिनेंट है और पेंथालासा है वो एक महासागर है जो पेंजिया के चारों तरफ है। सो गाइस, एल्फ्रेड वेगनर ने बताया था कि जो पेंजिया है वो कार्बोनिफेरस युग में उसका डिवीजन होना स्टार्ट हुआ था। कार्बोनिफेरस काल में जो पेंजिया है वो दो भागों में टूट गया था। एक भाग था वो था हमारा अंगारा लैंड और दूसरा भाग था वो था हमारा गोंडवाना लैंड। ओके, आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा गाइस। जो चलो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके गाइस, अब आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। आप तीसरे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, और अगर आप लोग आंसर दे पाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं दे पाते तो फिर मैं आपको इसको सॉल्व करवाऊंगी। देखिए गाइस, यहाँ पर आप लोग गलती कर सकते हैं। आप यहाँ पर जितनी गलती करोगे आप एग्जाम में उतनी ही गलती कम करोगे। ओके, सो यहाँ पे आप अपनी जो भी आपके कंसेप्ट को लेकर अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पे उसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आप यहाँ पे अपनी एरर को सही कर लेते हैं तो एग्जाम में आपके उतने ही चांसेस हो जाते हैं कि आप वहाँ पे एरर कम करेंगे और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सही से कर पाएंगे। ओके, तो आपको विजिबल हो रहा होगा, सो प्लीज़ आंसर देने की कोशिश कीजिए थर्ड क्वेश्चन का। ओके गाइस, नाउ टाइम इज स्टॉप।
चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल या कौन सी शक्ति उत्तरदायी है। सो आपके ऑप्शन है, नंबर एक ज्वारीय बल, नंबर दो संवहन धाराएं, नंबर तीन तनाव मूलक बल और नंबर चार दबाव मूलक बल। सो गाइस आप सभी लोगों को पता होगा कि जो वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जो मतलब शक्ति है या जो बल है जिसके बारे में उन्होंने बताया था, वो एक तो था ज्वारीय बल। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन ए ज्वारीय बल। और दूसरा वैगनर ने बताया था कि जो दूसरा बल था वो था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो आप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखिए गाइस। जवारीय बल मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन दिसंबर 2012 में आपके यूजीसी नेट एग्जाम में आया था। और इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देती हूँ, चलिए। देखिए वैगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वैगनर के अनुसार पेंजिया का विभाजन हुआ और स्थलखंड दो दिशाओं में गति करने लगा, एक उत्तर की तरफ और दूसरा भूमध्य रेखा के प्रवाह के अनुसार गुरुत्व बल तथा प्लावनशीलता बल के कारण। पश्चिम की ओर प्रवाह सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ था, और जो भूमध्य रेखा की तरफ था वो गुरुत्व बल, या आप उसको फोर्स ऑफ बायन्सी भी बोल सकते हैं, ये उसके कारण हुआ था। ओके, सो आगे चले गाइस। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइस आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। और अगर आप लोग आंसर नहीं दे पाते तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। 30 सेकंड में आप लोगों को दे रही हूँ, आप क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर सोच लीजिए, या फिर यूट्यूब पे आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, अपना आंसर दे सकते हैं। 30 सेकंड है गाइस आप लोगों के पास, फिर नहीं तो मैं क्वेश्चन पढ़ के और आपको आंसर बताती हूँ। गाइस एक बात और बतानी थी आप लोगों को। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से आ रहे थे पहले। सो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस ये सेशन हमने इसलिए रखा है, या ये चैप्टर स्पेसिफिक क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं कि पहले आप चैप्टर को पढ़ो और साथ साथ हम एक क्वेश्चन की सीरीज लेके आए। आप चैप्टर को पढ़ेंगे और हम क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे, उससे आप लोगों को साथ साथ ये पता चलता रहेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, कि आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है कि नहीं चल रही। आप साथ साथ अपनी थ्योरी का पोर्शन मतलब कंप्लीट करिए और साथ साथ हम उसके एमसीक्यूज लेके आते रहेंगे, और आप उन एमसीक्यू को सॉल्व करके आपको अपनी प्रिपरेशन का आइडिया लग जाएगा कि आपका स्टडी का लेवल कहाँ तक है, आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में चल रही है, और आपकी प्रिपरेशन अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में कितनी स्ट्रांग है, आप कितने क्वेश्चन सही कर ले जा रहे हैं। ओके, नाउ गाइस आपका टाइम खत्म होता है, मैं आपको चौथा क्वेश्चन बताती हूँ पढ़ के। तो गाइस हमारा चौथा क्वेश्चन था कि भू अभिनीति के चारों ओर स्थित दृढ़ द्रव्यमान को कोबर ने निम्नलिखित में से नाम दिया था। सो गाइस इसका आंसर है ए क्रेटोजन। सो गाइस ये क्वेश्चन आप लोगों को पता है कि कोबर की थ्योरी से आया है। कोबर ने अपनी थ्योरी उसमें थ्योरी में बताया था कि उन्होंने अपनी थ्योरी में बहुत सारे जो लैंड है उसको अलग अलग नाम दिए थे। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, मैं उसमें आपको और सही से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। सो इसका आंसर था क्रेटोजन। सो गाइस ये क्वेश्चन जून 2020 में आया था। आप देख सकते हैं कि ये लेटेस्ट क्वेश्चन भी हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बहुत पहले आए थे, तो आई थिंक 2010 11 12 उससे भी हैं, और जो लेटेस्ट पेपर चल रहा है उससे भी हैं। सो गाइस ये है कि क्रेटोजन भू सन्नतियों के चारों ओर प्राचीन दृढ़ भूखंड थे, जिनको क्रेटोजन कहते हैं। अग्रदेश प्रत्येक भू सन्नति के किनारे पर दृढ़ भूखंड होते हैं जिन्हें कोबर ने अग्रदेश कहा था। और रेड केटेटन भूसनतियों के दोनों किनारों पर दो पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है जिन्हें हम रेड केटन कहते हैं।
ओके, सो गाइज आगे चले। चलिए फिर। सो गाइज ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये भी हमारा कोबर की थ्योरी से ही है, आपको बताना है। इसके लिए भी मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ गाइस। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और अपना आंसर हमें कमेंट करके दीजिए। ओके गाइस, आई होप आप लोगों ने अपना आंसर कमेंट में दे दिया होगा। और जो लोग भी क्वेश्चन का आंसर दे पाए, वेरी वेल डन, आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जो नहीं दे पा रहे वो भी चिंता की कोई बात नहीं है, अभी टाइम है। अभी अभी अगर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ लगातार इस एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज से जुड़े रहते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम तक आप लोग भी एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हो और अपना नेट जेआरएफ का एग्जाम निकाल सकते हो। सो गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था कि भू अभिनीति को घेरे दृढ़ भूभाग को कोबर ने कहा था। सो गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था कोबर ने उसको बोला था क्रेटोजन। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर से ही है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था गाइस। सो इसलिए मैंने इसको मतलब इसकी सिर्फ यूजीसी नेट वालों ने इसकी सिर्फ स्टेटमेंट चेंज की थी, आंसर इसका सेम ही था। सो गाइस, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को वो स्टेटमेंट कैसे ही चेंज करके दे। आपकी कंसेप्चुअली नॉलेज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दे आप उसका आंसर सही कर पाओ। सो गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर था क्रेटोजन। तो आइए अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। क्रेटोजन, सो गाइस ये जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 2014 के एग्जाम में आया था। इसकी व्याख्या है कि कोबर ने भूसन्नति सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए थे, जिनमें से एक था क्रेटोजन। क्रेटोजन को जो कोबर ने बताया था कि जो प्राचीन दृढ़ भूखंड थे उसमें जो अग्रभाग था उसको क्रेटोजन बोला था कोबर ने। और फोरलैंड या अग्रदेश, भूसन्नति के जो किनारे के जो साइड वाले जो दृढ़ भूखंड थे ना, उनको कोबर ने बोला था कि ये हैं हमारे फोरलैंड या अग्रदेश। ओके। और भूसन्नति के दोनों किनारों पर दो पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है। आप लोगों को पता है कि कोई भी जब दृढ़ भूखंड बनता है तो उसके दोनों साइड जो उसके किनारे होते हैं उसको कोबर ने बोला था कि ये हमारे रेड के डेटन हैं। इन दोनों जो साइड के किनारे हैं इसको कोबर ने बोला था रेड के डेटन। ओके। तो गाइस, संपीड़न के कारण इसको एक बार मैं आपको इरेज करके और अच्छे से दिखा देती हूँ, रुकिए। सो गाइस, संपीड़न के कारण भूसन्नति के केवल किनारे वाले भाग वलित होते हैं तथा जो बीच का भाग है वलन से वो अप्रभावित रह जाता है। इस अप्रभावित भाग को कोबर ने बोला था स्वासिन वर्ग या मध्य पिंड। ओके। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो गाइस, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके गाइस, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको एज यूजुअल सभी क्वेश्चंस की तरह 30 सेकंड का समय दूंगी और अगर आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे तो फिर 30 सेकंड के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। ओके गाइस, आप लोगों का टाइम खत्म होता है। सो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। और जो भी लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं गाइस, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या क्वेश्चन क्या है कि भू अभिनति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी। सो गाइस, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो भू अभिनति की अवधारणा है वो हॉल एवं डाना ने दी थी। किसने दी थी? हॉल एवं
डाना ने। तो चलो गाइस, इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार। तो देखो गाइस, ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये हम क्वेश्चन दिसंबर 2018, सॉरी, जुलाई 2018 में आया था। यस। सो देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सर्वप्रथम 1873 में डाना ने भूसन्नति नाम दिया था। सो गाइज, आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा ये भूसन्नति, या इसको हम जियो सिंक्लाइन भी बोलते हैं, जो ये कंसेप्ट, ये सॉरी नाम था भूसन्नति या जियो सिंक्लाइन, ये सबसे पहले 1873 में डाना ने दिया था। ओके। और भूसन्नति की संकल्पना का विकास हॉल तथा डाना ने किया था। सो गाइज, आप लोगों को मैं बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, कि जो भूसन्नति का नाम है ना, वो सबसे पहले 1873 में डाना ने दिया था। पर जो ये कंसेप्ट दिया था ना भूसन्नति का, वो हॉल और डाना दोनों ने मिलकर दिया था। ओके। और भूसन्नति की संकल्पना को सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया था हैग ने। सो ये तीनों कॉन्सेप्ट को आप लोग एक बार अच्छे से दोबारा देख लो, मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि एग्जाम में आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप इसको अच्छे से कर पाओ। सो देखो, आप लोगों को गाइज ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। एग्जामिनर अगर आपसे ये पूछता है कि भूसन्नति का नाम किसने दिया था सबसे पहले, तो आप लोगों को बताना है कि वो डाना ने दिया था 1873 में। और अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि भूसन्नति की संकल्पना का विकास किसने किया था, तो आपको बताना है कि संकल्पना का विकास किया था हॉल और डाना ने। ओके। और अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि भूसन्नति की संकल्पना को सिद्धांत के रूप में किसने प्रस्तुत किया, गाइस, अगर सिद्धांत के रूप में अगर एग्जामिनर पूछता है, तो आप लोग बताओगे कि सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया था हैग ने। आपको इन तीनों कंसेप्ट को अच्छे से समझ के और अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को ठीक करना, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो गाइज, आगे इसकी और भी एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको वो एक बार दिखा देती हूँ। इवांस ने भूसन्नतियों में पर्याप्त भेद बताया है। सुसर्ट ने विषमताओं के कारण भूसन्नतियों को एकल, बहुल और मध्यम तीन भागों में विभाजित किया था। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन कोबर ने किया था। गाइस, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि जो पर्वतों की ओरिजिन की उत्पत्ति है, या ओरोजेनिक ये कंसेप्ट है, ये पर्वतों को लेके, इसका सिद्धांत सबसे पहले कोबर ने दिया था। ओके। ओके, सो गाइस, आई होप आप लोगों का ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आप इस एक्सप्लेनेशन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैंने इसको रोका हुआ है। सो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ गाइस। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखो और इसका फिर आंसर दो। इसके लिए भी मैं आपको 30 सेकंड दे रही हूँ। अगर आप 30 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं तो सही है, वरना फिर आपको मैं इसकी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सो योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। ओके, आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा, और अगर नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भू अभिनति का समग्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सो गाइज, आप लोगों ने जब क्वेश्चन नंबर 6 की अगर एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से सुनी है, या आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ हमारी इस सेशन को देख रहे हैं, तो मैंने जो क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि भू अभिनीति का समग्र सिद्धांत, अगर वो पूछता है खाली कि भू अभिनीति शब्द किसने दिया था सबसे पहले, तो आप लोगों ने बताना है कि वो डाना ने दिया था। और अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भू अभिनीति का समग्र सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो आप लोग बताएंगे कि भू अभिनीति का समग्र सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तुत किया था हॉल एवं डाना ने। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉल और डाना। ओके, चलो मैं आपको एक बार क्वेश्चन नंबर 7 की एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ।
सो गाइस देखिए, ये क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट एग्जाम 2017 में, जनवरी में जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें। ओके, सो देखिए, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। ये है कि भूसन्नति की विचारधारा का प्रतिपादन अमेरिकी भूवैज्ञानिक जेम्स हॉल और जेम्स डाना द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और जो भूसन्नति की विचारधारा को सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित करने का श्रेय हैग को दिया जाता है। सो गाइस, ये बात मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी कि अगर भूसन्नति वो शब्द पूछता है कि भूसन्नति शब्द किसने दिया सबसे पहले, तो आप बताएंगे कि वो शब्द आपका सबसे पहले दिया था डाना ने। और अगर एग्जामिनर पूछता है कि भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था, तो आप लोग बताएंगे कि हॉल और डाना। और अगर एग्जामिनर पूछता है कि भूसन्नति की विचारधारा को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो वो दिया जाता है हैग महोदय को। और हॉल और डाना ने भूसन्नति की परिकल्पना को अपलेशियन पर्वत की जो उत्पत्ति की व्याख्या है उसको प्रस्तुत करने के लिए किया था। आप लोगों को पता है कि जब हॉल और डाना ने अपलेशियन पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति की वो दी थी, व्याख्या दी थी, तो उन्होंने ना जो भूसन्नति की परिकल्पना है उसका प्रयोग करके या उसके संदर्भ में ही उन लोगों ने अपलेशियन पर्वत की फॉर्मेशन के बारे में बताया था। ओके, सो गाइस आगे चले हम लोग। चलिए, फिर ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सो आप लोग एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको साथ साथ पता लगता रहेगा कि जो दिसंबर में होने वाला एग्जाम है उसके लिए आप लोगों की प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है, कहाँ तक है और किस लेवल पे है। और अगर आप सभी क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक राइट वे में चल रहे हैं। और अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे तो गाइस आप लोगों को मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज जेआरएफ इतना इजी नहीं होता। ओके, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा अच्छे से और उसका आंसर दिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो चलो, मैं आपको एक बार क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ के बता देती हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भू अभिनीति की अवधारणा से संबंधित है। सो गाइस, आप लोगों को मैंने ये पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन हम पीछे मतलब एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। और आप लोगों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर जो हमारी एक्सप्लेनेशन थी उसमें बहुत अच्छे से किया था। ओके, तो इसका हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर 3, हॉल और डाना ने। ओके गाइस, एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ आपको एक बार इसकी। ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 2015 में। ओके, ये है देखो, एक्सप्लेनेशन देखो आप इसकी कि भू अभिनेति या भू सन्नति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हॉल एवं डाना ने किया था। भू सन्नति की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम अमेरिकी भूवैज्ञानिक हॉल ने अपलेशियन पर्वतों के अध्ययन के आधार पर किया था। भूसन्नति की संकल्पना के विकास का श्रेय हॉल एवं डाना नामक दो वैज्ञानिकों को दिया जाता है। और भूसन्नति की संकल्पना का सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन हैग ने किया था। और सुसर्ट महोदय ने भूसन्नतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया था। एक था, नंबर 1 पे था एकल भूसन्नति, और नंबर 2 पे था बहुल भूसन्नति, और तीसरा था मध्यस्थ स्थल भूसन्नति। ओके, सो गाइस जल्दी जल्दी कर लेते हैं वरना हमारे क्वेश्चन बहुत कम हो पाएंगे। सो चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से आप लोग इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए गाइस। चलो गाइस, जब तक आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं मैं आपको एक और जरूरी सूचना बताना चाहूंगी। देखो, ये यहाँ पे करेंगे हम जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता ना, ये दिसंबर वाला, तब तक हम लोग इन यहाँ पे रेगुलर
प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आपको कोशिश करूंगी कि 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी। सो गाइज देखो, आप खुद से जैसे थ्योरी अगर प्रिपेयर कर रहे हो और यहाँ पे मॉक टेस्ट की तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप खुद से थ्योरी नहीं कर पा रहे हो, या आपका बेस कहीं ना कहीं स्ट्रांग नहीं है, आपको लगता है कि आप जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको अच्छे से नहीं कर पा रहे, या उसमें कहीं ना कहीं आपके कमी है, तो गाइज आप लोगों को मैं मतलब आपके बेनिफिट के लिए एक बात बता देती हूँ कि जो अजय सर है ना, वो अपना मतलब थ्योरी आपको करवाएंगे। आप लोगों को पता है कि अजय सर के मतलब रिजल्ट हर साल बहुत अच्छे रहते हैं। हर साल अजय सर की क्लास से 15 से 20 बच्चों का जेआरएफ, और मतलब 30 से 40 बच्चों का नेट क्लियर होता है। और अब की बार तो सर ने बोला है कि इस बार हमारा रिजल्ट और भी शानदार देने वाले हैं हम। इस बार हमारी कोशिश है कि हम हमारी जो ये रेशो है नेट और जेआरएफ की, इसको और भी ज़्यादा लेके जाएं। तो इसके लिए आप देख सकते हो, ये अजय सर ने ये एक बैच लॉन्च किया है। ये है एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में भूगोल जीआरएफ पास करने के लिए गारंटी बैच। तो आप सर के इस बैच से जुड़ सकते हो गाइस, और वहाँ पे सर आपको थ्योरी करवाएंगे। तो आप लोगों को पता है कि ये आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, सर के साथ आप थ्योरी की क्लास कर सकते हो, और फिर इवनिंग में आप थ्योरी करके सर से, और यहाँ पे आप एमसीक्यू के वे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग मिलके, या यहाँ पे हम क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे और सर आपको थ्योरी करवाएंगे। तो गाइज आप लोगों का जेआरएफ होने से फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप वहाँ पे सर से थ्योरी करेंगे और इधर हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो एक बहुत ही इफेक्टिव मोड में, एक इफेक्टिव वे में रहेगी, जिससे आप लोग और जो स्टूडेंट हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट की, आप लोग उनसे 2 स्टेप आगे निकल जाएंगे। ओके गाइस। और अगर आपको सर के बैच से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर की बुक और सर का जो बैच चला हुआ है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सो गाइस, जल्दी से चलिए हम अपने क्वेश्चन सीरीज पे फिर से कंटिन्यू करते हैं, और टाइम बहुत कम है गाइस, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रही, जल्दी से हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और अब अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पे आए हुए थे। ओके। सो गाइज आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भू अभिनीतियों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। सो गाइज इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन 1 है जेम्स हॉल और डाना। ऑप्शन 2 है हैग। ऑप्शन 3 है हॉलमस। ऑप्शन 4 है सिटियरस। ओके, सो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जेम्स हॉल और डाना ने। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ। ये 3 दिसंबर 2013 को जो एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। सो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए गाइस एक बार जल्दी से, कि ये है कि भूसन्नति का विचार सर्वप्रथम अमेरिकी भूवैज्ञानिक जेम्स हॉल एवं जेम्स डाना द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हैग महोदय ने भू सन्नति की अवधारणा के को सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया था। हॉल और डाना ने भूसन्नति की परिकल्पना को अपलेशियन पर्वत की जो फॉर्मेशन है उसके लिए यूज किया था। और जो जर्मन भूवैज्ञानिक कोबर है, उन्होंने पर्वत निर्माण का भूसन्नति सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और अल्पाइन पर्वतों जैसे एटलस, आल्पस, हिमालय जो कि फोल्ड माउंटेन है, की निर्माण या इनकी फॉर्मेशन की एक्सप्लेनेशन देने के लिए इस कंसेप्ट का यूज किया था। ओके। सो गाइस जल्दी से चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। ओके, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। चलो मैं आपको एक बार क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ के बता देती हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भू अभिनीति के चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर द्वारा क्या नाम दिया गया था। गाइस ये क्वेश्चन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इस बात से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पे आप लिख सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, या फिर लिख सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 4 से 5 बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आई होप अगर ये क्वेश्चन आगे भी पूछा जाता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को
गलत ना करके आओ, और एक आप इस क्वेश्चन को एकदम सही से करके आओ। सो गाइस, ऑप्शन है ओरोजन, ऑप्शन बी है क्रेटोजन, ऑप्शन थ्री है प्राइमार्फ, और ऑप्शन चार है अंतःपर्वतीय भूखंड। सो गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रेटोजन। ओके, तो एक बार आप लोग इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। जर्मन वैज्ञानिक कोबर ने विलित पर्वतों की उत्पत्ति के लिए भूसन्नति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। गाइस, आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि आल्प्स माउंटेन, हिमालय माउंटेन, अप रॉकीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन, जो ये क्वेश्चन जो हमारे फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन की फॉर्मेशन कैसे हुई है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारे कोबर महोदय हैं, उन्होंने इस कंसेप्ट का, भूसन्नति सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया था। और यह सिद्धांत है, ये संकुचन शक्ति पर आधारित था। और उन्होंने क्रेटोजन जो है भूसन्नति को, जो चारों ओर से जो एक प्राचीन दृढ़ भूखंड था, जिसको चारों ओर से उसने दृढ़ भूखंड ने उस भूभाग को घेरे हुआ था, उसको क्रेटोजन, उसको कोबर ने नाम दिया था क्रेटोजन। ओके, और जो उसके जो साइड वाले दृढ़ किनारे थे, उसको नाम दिया था कोबर ने अग्रदेश या फोरलैंड। प्रत्येक भूसन्नति के किनारे पर दृढ़ भूखंड होते हैं जिन्हें अग्रदेश या फोरलैंड बोलते हैं। भूसन्नतियों को कोबर ने ओरोजन नाम दिया था। ओके, सो गाइज, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विवर्तनी बल के कारण निम्नलिखित में से किस लक्षण का निर्माण होता है। सो गाइज, आप लोग जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, और एक बात और गाइज, ये क्वेश्चन जैसे मैंने भी जब नेट जीआरएफ का एग्जाम दिया था, तब मेरे टाइम पे भी क्वेश्चन आया था। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन पे भी लिख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो गाइस, चलो आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, नहीं दिया तो भी ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, विवर्तनी बल के कारण निम्नलिखित में से किस लक्षण का निर्माण होता है। सो गाइस, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, रिफ्ट वैली। सो गाइस, जो प्लेट टेक्टोनिक हमारी जो एक्टिविटी होती है, आप लोगों को पता है कि प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से रिफ्ट वैली या रिफ्ट घाटी, इसका निर्माण होता है। ओके, सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। रिफ्ट वैली एक स्थल रूप है जिसका निर्माण विवर्तनीय हलचल के परिणाम स्वरूप होता है, और इसका निर्माण भ्रंश के कारण होता है। ये सामान्यतः पर्वत श्रेणियों अथवा उच्च भूमियों के बीच में स्थित लंबी आकृति वाली घाटियां होती हैं। भ्रंश भ्रंश घाटी को जर्मन भाषा में ग्राबेन कहा जाता है। और महान दरार घाटी एक भौगोलिक घाटी है। यह घाटी पूर्वी अफ्रीका और मध्य पूर्व में उत्तर दक्षिण दिशा में और विस्तृत है। आप लोगों को पता है गाइस, जो सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है वो अफ्रीका में है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12, विवर्तनिक बलों के कारण निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। सो गाइस, जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर आप लोगों को मैं क्वेश्चन करवाती हूँ। ओके गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि विवर्तनिकी बलों के कारण निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। सो गाइस, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, विवर्तनिक, या इसको आप बोल सकते हो टेक्टोनिक फोर्स या टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण किस जो लैंडफॉर्म, कौन सी लैंडफॉर्म है या कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होता है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर एक, भ्रंश घाटी। ओके, सो चलिए गाइस, ये क्वेश्चन आपको ये जून 2015 में पूछा गया था। और इसके एक्सप्लेनेशन एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बोल रहा है कि भ्रंश घाटी का निर्माण विवर्तनिक बलों या टेक्टोनिक जो फोर्सेस होते हैं उनके कारण होता है, जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानी भाग या तो नीचे की तरफ धंस जाता है, तो भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। जर्मनी भाषा में भ्रंश घाटी को ग्रावेन बोला जाता है। भ्रंश घाटी शब्द का प्रयोग ग्रेगोरी
महोदय ने पूर्वी अफ्रीका की जो महान भ्रंश घाटी है उसको देखकर किया था। ओके। ओके गाइस, सो जल्दी से चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ओके। सो गाइस, ये इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं और उनका मिलान करना है सही से। ओके। सो जल्दी से कीजिए गाइस, इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि जो सेडिमेंट रॉक होते हैं हमारे, मेटामॉर्फ सेडिमेंट रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, इग्नियस रॉक है, कि किस रॉक से फॉर्मेशन के बाद कौन सा दूसरा रॉक बन जाता है। जैसे कि आपका जो सेडिमेंट रॉक है, प्रोसेस के बाद जब वो सेडिमेंट रॉक है अगर वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होता है तो कौन सा जो चट्टान है उस वो परिवर्तित होके कौन सा चट्टान बनाता है। सो इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर पाएंगे। ओके गाइस, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्या है। सो गाइस, ये बोल रहा है कि जो बेसाल्ट रॉक होता है वो किससे बनता है बेसिकली। बेसाल्ट रॉक बनता है गाइस, इसका सही मिलान हो जाएगा स्लेट से। ओ सॉरी, एक सेकेंड, ये पेन थोड़ा सा वो टिल्ट हो गया। सो गाइस, बेसाल्ट बनता है आपका बेसिकली सिस्ट से। आपका बेसाल्ट बनता है सिस्ट से। और जो आपका ग्रेनाइट बनता है वो बनता है नीस से। और जो आपका सैंडस्टोन बनता है गाइस, सैंडस्टोन बनता है आपका क्वार्टजाइट से। और जो आपका सेल बनता है गाइस वो बनता है आपकी स्लेट से। ओके। सो गाइस, ये क्वेश्चन जून 2015 में आया था। आग्नेय सेल का कायांतरित सेल में रूपांतरण होता है तो ये आपको मैंने बता दिया, ग्रेनाइट सेल से नीस में चेंज होता है, और बेसाल्ट से एम्फिबोलाइट, और बेसाल्ट से सिस्ट, और अवसादी सेल से कायांतरित सेल में रूपांतरण को अगर हम देखेंगे तो जो चूना पत्थर है वो संगमरमर में चेंज हो जाता है, क्ले या जो सेल है वो स्लेट में चेंज हो जाएगा, और जो चाक या जो डोलोमाइट होता है वो चेंज हो जाएगा संगमरमर में, और जो आपका बालू का पत्थर है वो बनेगा क्वार्जाइट, और जो कंग्लोमेरेट होते हैं गाइस वो भी क्वार्जाइट में ही चेंज होते हैं। और जो हमारा गाइस बिटुमिस कोयला होता है ना, बिटुमिस कोयला आप लोगों को पता होगा कि जो इंडिया में जो कोयला मिलता है वो ज्यादातर बिटुमिस टाइप का कोयला ही है। इसमें गाइस बिटुमिस कोयले में क्या होता है कि इसमें जो कार्बन की मात्रा है ना वो थोड़ा सा कम होती है एज कम्पेयर टू एथे वो जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है उसके कंपैरिजन में। सो जो बिटुमिस कोयला है ना गाइस, ये जो प्रोसेस के बाद मतलब एक जो प्रोसेस होगी ना टाइम के बाद, तो इसमें जो चेंज आएगा तो बिटुमिस कोयला ग्रेफाइट और हीरे में चेंज हो जाएगा गाइड। ये हो रहा गलत लिखा हुआ है, ये आई थिंक जो टाइपिस्ट है उससे एरर हुई है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ये आपका यहाँ पे हीरा आएगा। ये पेन सही से नहीं चल रहा गाइस, इसको मैं इधर लिख देती हूँ, ये चेंज होगा आपका हीरे में। ओके। ओके, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको यहाँ से देख लेना, ठीक है। ये हीरे में चेंज हो जाएगा गाइस। और ये जो स्लेट होता है ये फाइलाइट में चेंज होगा, और जो फाइलाइट है वो सिस्ट में चेंज हो जाएगा, और जो ग्रेबो है ना आपका वो सरपेंटाइन में चेंज होगा। ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसको जल्दी से पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए आप लोग। ओके, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और इसका आई होप आंसर दे दिया होगा। सो गाइस, जल्दी से एक बार मैं देख लेती हूँ कि क्या बोल रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कठोर चट्टान से निर्मित खड़े ढाल वाला उच्च सपाट भाग जो सामान्यतः शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं। सो गाइस, उसको बोलते हैं मेसा। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना ये मेसा और बूटी।
हाँ, ये उसी से है गाइस। मेसा और जो बूटी वाला चैप्टर है ना, कि कठोर चट्टान में जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं उनको हम मेसा बोलते हैं, बूटी बोलते हैं, ये उसी से है गाइस। हाँ, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेसा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो जल्दी से। ये दिसंबर 2010 में आया था। मैसा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में हवा के अप्रदन द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है। जब किसी क्षेत्र में चारों ओर से हवा चलती है तथा एक टेबल नुमा आकृति बना देती। गाइस, ये जो बेसिकली लैंड फॉर्म बनती है ना, वो डेजर्टेड एरिया में बनती है। जो शुष्क स्थलाकृति बनती है ना, जो हवा के इरोजन के कारण जो लैंड फॉर्म बनती है, ये वो लैंड फॉर्म है गाइस मेसा। ये हवा के इरोजन, ये जो विंड इरोजन होता है ना, यस, जो हवा के द्वारा जो अप्रदन किया जाता है चट्टानों में, तो वहां पे ये जो स्थलाकृति बनती है उसको मेसा बोलते हैं। तो एक बार देख लो आप लोग। मेसा जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में हवा के अप्रदन द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है। जब किसी क्षेत्र में चारों ओर से हवा चलती है तब एक टेबल नुमा आकृति का निर्माण करती है, तो उसे मेसा कहते हैं। सो गाइस, जब देखो ये एक, आप सपोज करो, लेट्स पॉज इट। ये एक चट्टान है गाइस, ओके। एक बार तो हवा इधर से ब्लो कर रही है, एक बार जो विंड है वो इधर से कर रही है ब्लो, एक बार करेगी इधर से, और एक बार हवा आएगी उस डायरेक्शन से। तो क्या होगा, जो हवा है ना उसका इरोजन एक बार तो इस डायरेक्शन में होगा, एक बार इस डायरेक्शन में होगा, और एक बार हवा इस वाले जो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे इरोजन करेगी, एक बार हवा इस एरिया में इरोजन करेगी। तो गाइस, ये जो जो है ना लैंड फॉर्म, ये इसको ना एक टेबल की शेप दे देगी ऐसे। ये फिर इरोजन के बाद ऐसे एक टेबल की जैसी एक आकृति बन जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैसा बोलते हैं, ओके। ओके, सो चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आप लोग। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन की ये एक दो लाइन बस ये और बता देते हैं आपको। अनाछंदन द्वारा मेसा से अधिक जो चट्टान होती है वो अनाछंदन के द्वारा एक मतलब मैसा के रूप में चेंज हो जाती है। और जब मैसा का भी बहुत ज्यादा इरोजन कर देती है ना हवा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बूटी। क्या बोलते हैं उसको, उसको बूटी बोलते हैं गाइस। जो ढक्कनदार जो दवात होती है ना, जो पहले ढक्कनदार दवात होती थी, इसकी शेप ढक्कनदार दवात की तरह होती है। आप लोगों ने देखी होगी ढक्कन। अरे ढक्कन तो देखा होगा सबने, ढक्कन दवात कैसे होते हैं, उस जैसी शेप हो जाती है। इस जो रोक की जो शेप है ना वो ऐसी हो जाती है ढक्कनदार दवात जैसी। सो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं हम। इजी सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं है। तो कंसेप्ट है एक, आप लोगों को पता होगा, जिसने दिया उसका आप लोगों को नाम ही याद करना है, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। सो चलो ये मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि चल जलीय प्रवणता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है आर ई हॉर्टन। तो आर ई हॉर्टन ने ये कंसेप्ट दिया था, चल जलीय प्रवणता का सिद्धांत, ओके। एक्सप्लेनेशन देखो इसकी। ये 2020, दिसंबर 2020 और दिसंबर 2021 में आया था क्वेश्चन। इसको हम लोग हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी। एक बार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, सो इसको ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी किसने दी थी, तो ये दी थी आर ई हॉर्टन। हार्टन ने। सो गाइस, रॉबर्ट ई हार्टन द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। इसको हम स्लो, यस यस यस, ये है ढाल पतन का सिद्धांत। ये गाइस इधर गलत, आई थिंक प्रिंट में थोड़ी सी एरर है, ये स्लोप आएगा इधर, ये आएगा ऐसे आएगा, ये एस एल ओ पी ई। ये मेरे से भी अच्छे से नहीं लिखा गया, रुको। ये थोड़ा सा माउस से लिखा नहीं जाता, मैं कल से वो पेन वाला यूज करती हूँ, उससे अच्छे से लिख पाऊंगी। सो गाइस, इसको काट के आप यहाँ पे स्लोप कर लेना। यहाँ पे क्या आएगा, स्लोप आएगा यहाँ पे। ये एल आएगा, फिर ओ, फिर पी, ये स्लोप आएगा यहाँ पे, ओके। तो ये है गाइस कि ढाल पतन सिद्धांत, स्लोप डिक्लाइन थ्योरी डेविस ने दी थी। और जो अनाछंदन का ढाल, अनाछादन डेनुडेशनल
स्लोप संकल्पना या अनाच्छादनात्मक ढाल जो संकल्पना है वो वुड ने दी थी। ओके, वुड ने दी थी। और जो है हमारा पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत वो हमारा किंग ने दिया था। और जो हमारा स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी है या ढाल प्रतिपादन का सिद्धांत है वो दिया था पेंक ने। ओके, सो जल्दी से चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस जलवायु वैज्ञानिक ने अपने जलवायु संबंधी वर्गीकरण में हिकैटियस हैकी ये क्या लिखा है, हेकिस्टोथर्मल अवधारणा की वकालत की थी। सो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए गाइस जल्दी से। ओके, मैं बता देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। गाइस जो जलवायु वैज्ञानिक थे उनमें से हिक्स्टोथर्मल की जो अवधारणा थी या जो कंसेप्ट था वो यूज किया था आप लोगों का कोपेन और कैंडोल ने। किसने यूज किया था? कोपेन और कैंडोल ने। ये क्वेश्चन आपका 2000 दिसंबर 2020 और 21 में आया हुआ है। कोपेन एक जर्मनी जलवायुविद थे और वनस्पति शास्त्री थे। कोपेन ने 1900 में विश्व की जलवायु का वर्णनात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इनके इस वर्गीकरण की अवधारणा का आधार जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कैंडोल द्वारा 1874 में प्रस्तुत विश्व का वनस्पति कटिबंध था वो रहा। और 1917 में कोपेन ने अपने वर्गीकरण में संशोधन किया और इनका ये वर्गीकरण औसत वार्षिक तापमान एवं औसत वार्षिक वर्षा तथा उसके ऋणात्मक वितरण के आधार पर विश्व की जलवायु का पुनर्निरीक्षण वर्गीकरण प्रस्तुत करता है। ओके, कोपेन के मूल वर्गीकरण का अंतिम संशोधन 1953 में प्रकाशित हुआ था। आपको पता है कि जो कोपेन ने जो अपना ये दिया था ना मॉडल, इन्होंने इसमें दो तीन बार संशोधन किया है। एक बार 1918 में किया, एक बार 1936 में किया, और जो उन्होंने सबसे लास्ट में संशोधन किया था ना अपने मॉडल में वो किया था 1953 में, जो कोपेन गीगर पॉल के वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। कोपेन का वर्गीकरण है ना गाइस वो मात्रात्मक एवं अनुभाविक है। क्या है वो? यस, वो है क्वांटिटेटिव एंड इम्पीरिकल। क्या है? क्वांटिटेटिव और इम्पीरिकल। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था उसमें जो कोपेन ने यूज किया था वो क्या था? मेगाथर्मल, जीरोफाइट्स, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल, हिकैटियोथर्मल। और जो कैंडोल का था उन्होंने यूज किया था मेगाथर्मल, जीरोफाइट्स, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल और हिकैटियस थर्मल। गाइज अगर मैं आप लोगों को ये कंसेप्ट भी अगर एक्सप्लेन करूंगी कि उन्होंने मेगा थर्मल किसके लिए यूज किया था, जीरो थर्मल, तो बहुत ज्यादा मतलब ये क्वेश्चन हम लोग फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों को अच्छे से थ्योरी करनी है तो आप लोग जो अजय सर ने बैच लॉन्च किया है ना, आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं। वहां से आप अपना जो कंसेप्चुअल नॉलेज है उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और यहाँ पे फिर आप एमसीक्यू के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो गाइस ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर हम सेशन को खत्म करते हैं, क्योंकि आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। यस यस गाइस, आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और फिर इस क्वेश्चन के बाद हम अपने सेशन को स्टॉप करते हैं। ओके, इसमें गाइस आप लोगों को ये सिद्धांत दिए हुए हैं और ये सिद्धांत की फॉर्मेशन किसने की थी या इस सिद्धांत के जो प्रस्तावक हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो आपको अ, उस थ्योरी को जो उस थ्योरी को जिसने दिया था, जिस वैज्ञानिक ने, उसके साथ मैच करना है। तो जल्दी से इस को मैच कीजिए, जल्दी से इनका सही मिलान कीजिए। ओके सो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आप लोगों को पता है गाइस कि जो तापीय संकुचन का सिद्धांत है वो दिया था जेफरीज जेफ्रिया ने जेफरीज ने। ओके, ये थर्मल जो कंट्रैक्शन थ्योरी थी वो जेफ्रिया ने दी थी। और जो हमारी है थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन ये दी थी हॉल एवं डाना ने। ये हम पीछे भी एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन, या इसको आप बोल सकते हो भूसन्नति की विचारधारा संकल्पना, जो हम पीछे पढ़ के आए हिंदी में।
हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे भूसन्नति की संकल्पना। हॉलेम डाना ने दी थी। ओके। और ये है आपकी थ्योरी ऑफ सिल्फोर स्प्रेडिंग। सॉरी, ये गाइस इन्होंने शायद वो रखा है। ये है आपकी थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये गाइस ये 90, ये आपकी जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है ना गाइस, ये हैरी हेस ने दी थी। ये दी थी आपकी 1962 में। कब दी थी? ये आपकी थ्योरी 1962 में दी थी हैरी हेश ने। इसे मैं अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ। ये आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी थी हैरी हेस ने। कब दी थी? ये आपकी दी थी 1962 में। और जो हमारी है ये डायरेक्टन ऑफ यूनिफॉर्मेटिज्म, ये दी थी जेम्स हट्टन ने। आपको पता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं एक रूपतावाद का सिद्धांत। ये क्वेश्चन में बार बार रिपीट होता गाइस, इसको मैं जितना भी बोलूँ ना, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन में आप लोगों के चार थ्योरी हैं, आपको चार थ्योरी के बारे में जानने को मिल रहा है। सो आप लोगों को मैं इसकी एक्सप्लेनेशन यहीं पे दे देती हूँ। जो यूनिफॉर्मेटिज्म है या एक रूपतावाद का सिद्धांत है, वो जेम्स हट्टन ने दिया था गाइस। और जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है वो हैरी हेस ने दी थी। और जो थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन है आपकी, वो दी थी हॉल एवं डाना ने। ये उन्होंने बेसिकली जो थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन है, ये उन्होंने ओरोजेनिक या जो पर्वतों का निर्माण होता है उसके रेफरेंस में दी थी। और ये जो तापीय संकुचन सिद्धांत या थर्मल कंट्रैक्शन थ्योरी है, ये जेफरीज ने दी थी, ये भी उसी से रिलेटेड है। और जो आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, आगे इसी के बेस पे आप लोगों को पता है कि प्लेट टेक्टोनिक का जो कंसेप्ट था, आगे इसी से बिल्ट हुआ था। इसी को उन्होंने जो जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाला कंसेप्ट आया था, तो ये हैरी हेस का जो सिद्धांत था ना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसी को आधार बना के उन्होंने अपना प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत दिया था। और जो थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मेटिज्म है, ये जेम्स हट्टन ने दी थी। उन्होंने बोला था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। सो ओके गाइस, इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। सो बाय बाय, कल हम फिर से मिलेंगे। ओके, बाय गाइस। हाँ गाइस, जस्ट 1 मिनट, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि अजय सर ने अपना एक बैच लॉन्च किया है जेआरएफ के लिए। जो आपका एग्जाम होगा ना दिसंबर 2023 में, उसके लिए अजय सर ने थ्योरी, सर वहाँ पे थ्योरी करवाते हैं ज्योग्राफी की, और बहुत ही अच्छे तरीके से करवाते हैं। अ, मेरे को मतलब इस बारे में, मतलब मेरे भी ऐसे बहुत से हैं रिलेशन में जिन्होंने सर से पढ़ के अपना नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया है। सो सर वहाँ थ्योरी की क्लासेस करवाते हैं, और यहाँ हम एमसीक्यू सेशन करेंगे डेली, और सर वहाँ थ्योरी की क्लासेस करवाएंगे डेली। और वहाँ से आप थ्योरी करके और यहाँ से एमसीक्यू सेशन से आप अपनी जो तैयारी है उसको और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और आने वाला जो दिसंबर 2023 है, उसमें आप डेफिनेटली जेआरएफ निकाल सकते हैं। सो आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आप वहाँ से इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके गाइस, बाय। कल मिलते हैं। बाय।